हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और आज मैं करने वाला हूं आप लोगों के लिए एक और चैप्टर की शुरुआत, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंडिया के लिए ये एक मोड़ आया नया और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। ना ही ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये जानना कि कितनी सारे बदलाव और कितने सारी बुरी स्थितियों को हम ओवरकम करके हमारी इस नई पॉलिसी के थ्रू हमने एक हमारे भारत को, इंडिया को एक नई दिशा दी। ना ही सिर्फ नई दिशा देने के साथ साथ उसके इंपैक्ट्स को भी एनालाइज किया। हम ऐसी कई सारी बातें इस चैप्टर के दौरान सीखने वाले हैं। आपने अभी तक इससे पहले की वीडियोस में वो सारी बातें सुन ली कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, या जो वो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का जो एरा है, जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे और हमारा देश आजाद हो रहा था और टुकड़े हो रहे थे देश के, तो उस टाइम हमारे ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस किस लेवल पे थी और क्या डिसीजंस हमने लिए उस टाइम पर। फिर हमने समझा कि 1950 से लेकर 1990s तक हमने कैसा दौर देखा, हमने कैसे हमारी इकोनॉमी को रन किया, हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई और क्या स्टेप्स या क्या एक्शंस लेके उसको करेक्ट करने की कोशिश करा या बेहतर से रन करने का कोशिश किया। हमेशा जब गवर्नेंस की बात आती है या इकोनॉमी को चलाने की बात आती है तो हमेशा एक चीज याद रहती है दिमाग में कि हमें स्टेबिलिटी लानी है। हम एक ऐसा इकोनॉमी क्रिएट करना है जो कि फ्रूटफुल हो फॉर ऑल द पीपल हु रेसाइड इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। ना ही सिर्फ फ्रूटफुल बट एक अच्छी इमेज भी छोड़े, ग्लोबली हमारी इमेज अच्छी छोड़े, या ग्लोबल ट्रेड्स, ग्लोबल अफेयर्स के लिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। हम ऐसी इकोनॉमी को क्रिएट करने में लगे रहते हैं और कई सारी पॉलिसीज और कई सारे एम्स के साथ, कई सारी आइडियोलॉजीज के साथ हम लोग वर्क करते हैं। बाय द टाइम आपने अभी पढ़ा, जब सरकार ने अपना मेजर रोल बनाया, सरकार मेजरली एक्ट कर रही थी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में सरकार हो या पूरा देश हो, वो एक ऐसी सिचुएशन में आ रखा था जहां पर सरकार ही नहीं पूरे देश को वो नीड फील हो रही थी कि हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हम कुछ फायदा उठाएं। पॉपुलेशन एक ना ही किसी एक कंट्री के लिए प्रॉब्लम है, बट उसके लिए उतनी बड़ी ताकत भी हो सकती है। यह हमें रियलाइज हो रहा था धीरे धीरे। जहां हम पॉपुलेशन को अपना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मान रहे थे, वहां पे हम एक पॉपुलेशन को अपना एडवांटेज भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज। तो आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं कैसे हमने इन सब चीजों को नजर रखकर, नजरअंदाज करके, नजर रखकर बेसिकली हमने आगे बढ़ा, हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करी जिसने हमारे इंडिया की एक नई दिशा बदल दी, नई दशा बदल दी। बेटा ऐसी और अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे KG1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर ही मिल जाएंगी। बेटा आप किसी भी बोर्ड से हो, MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, डजंट मैटर, किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन आप अगर मैग्नेट ब्रेन्स आ गए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरीवन। आपको नोट्स चाहिए वो भी यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करके। चलिए गाइस, चालू करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं ये चैप्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल क्या हमें सिखाना चाहता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मीनिंग क्या है पहली बात तो इन सब का, और दूसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का पर्पस क्यों जरूरी था हमारे लिए कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। सबसे पहले, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिनोट द प्रोसेस इन विच गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स डिक्लाइनिंग रोल ऑफ स्टेट एंड एक्सपैंडिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है, उससे रेफर होता है कि हम जो है एक ऐसी प्रोसेस का पार्ट बनना चाह रहे हैं जहां पे सरकार अपना रोल खत्म कर दे और प्राइवेट सेक्टर अपना रोल बढ़ा दे। गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्स डिक्लाइनिंग रोल ऑफ स्टेट एंड एक्सपैंडिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी में ऐसी कई सारी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है जहां पे सरकार ही काम कर रही है, बिजनेस भी वही कर रही है और देश को भी वही चला रही है, तो सरकार का काम देश चलाना ही कंसिडर कर लेना चाहिए। पूरी तरीके से भी एकदम आपका
बिजनेस में घुस जाना भी सरकार का जरूरी तो नहीं, बट देश लाइक इंडिया के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी हो सकता है। तो उस सब चीजों से रियलाइज करके हमने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन किया। इंडिया इकोनॉमी इज हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिड है भैया? हम कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का एक मिक्स्ड वर्जन है, जिसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटा मिक्स्ड इकोनॉमिक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर आपके सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर साथ ही साथ आपका प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर आपके लिए काम करते हैं। अगर मैं एग्जांपल बताना चाहूं तो गवर्नमेंट सेक्टर आप बोल सकते हो सर एलआईसी है, और यहां पे मैं बोल सकता हूं आईसीआईसीआई लंबार्ड है, आईसीआईसीआई लंबार्ड है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोलता हूं एसबीआई बैंक है, तो आप बोल सकते हो कि सर एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये सब एक तरह के आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं। उसका एक एग्जांपल है रिलायंस के पेट्रोल पंप भी हैं, एचपी के पेट्रोल पंप भी हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी आईओसीएल, जैसे इंडियन के गैस सिलेंडर्स, इंडियन के पेट्रोल पंप, बेटा वो सब भी यहां पर आ सकते हैं। बीपीसीएल है ना, भारत पेट्रोल, ये सारे के सारे जो है आपके गवर्नमेंट सेक्टर है, और रिलायंस का पेट्रोल पंप जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? बाय फार हम आगे चलते हैं मीनिंग से और समझते हैं कि कैसी चीजों के बारे में हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, या किन चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली है। सबसे पहले रीजंस, सबसे पहले रीजन क्या बेटा? कौन कौन से रीजन है जिसने इकोनॉमिक फॉर्म्स को लाने में मजबूर किया? सबसे पहला पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस क्या पुअर था? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या कम हो रहे थे? डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी आ जाना, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, कर्जा ज्यादा हो जाना, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने में काफी तकलीफ हो रही है, और क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम आईएमएफ, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से भी जो है आपको सीख करनी पड़ी है हेल्प। अब ऐसी बातें बोल रहे हैं सर, इसको थोड़ा ब्रीफली भी एक्सप्लेन कर दो। चलो बेटा हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब प्रॉब्लम क्या थी बच्चे? प्रॉब्लम ये थी कि जब सरकार ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भैया हम ही काम करेंगे मेजर इंडस्ट्रीज के अंदर। मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं उसके अंदर कौन काम करेगा? वो किसके लिए रिजर्व्ड है? वो किसके लिए रिजर्व्ड है? वो रिजर्व्ड है सरकार के लिए। मतलब मेजर इंडस्ट्रीज को 17 इंडस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार के नाम रख दी गई कि कोयले की बात करोगे तो सरकार ही काम कर सकती है, पेट्रोल की बात करोगे तो सरकार ही काम कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करोगे तो सरकार ही काम कर सकती है, रेलवे सरकार ही कर सकती है, एटॉमिक एनर्जी सरकार ही कर सकती है। ऐसे ना जाने कितनी सारी 17 इंडस्ट्रीज जो हैं सिर्फ सरकार के हाथों में सौंप दी गई। उसके अलावा कोई और उसके अंदर बिजनेस नहीं कर सकता। भले ही आप कोई लाइसेंस लेना चाहें तो आपको कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई परमिशन ही नहीं है। रिजर्व मतलब रिजर्व, कोई और कर ही नहीं सकता काम। तो जब इनने देखा कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज हमने खुद ओन कर रखी है, खुद चला रहे हैं और किसी और को घुसने नहीं दे रहे इस इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इसमें से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की आपने फंक्शनिंग समझी है, कैसे ये लोग फंक्शन करते हैं। ये लोग बहुत प्रोसीजरल मैनर में काम करते हैं। सरकारी काम थोड़े से अपन बोलते हैं ना कि थोड़े स्लो होते हैं और एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है, कुछ होने के बाद भी रिएक्ट करते हैं, कई बार तो रिएक्ट भी नहीं करते। तो ये सब चीजों से हमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था और सरकार ने इस बात को समझा। सरकार ने इस बात को समझा कि हमारे डिपार्टमेंट सारे के सारे जितनी भी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं ये सारे के सारे एकदम अच्छे से काम करे तो पॉसिबल नहीं है। और ऑल्सो सरकार का काम प्रॉफिट कमाना तो है ही नहीं, सरकार का काम तो देश चलाना है।
सरकार का काम है आपको वेलफेयर करना है। अगर कोई पैसा वो कमाते भी हैं, प्रॉफिट जनरेट करते भी हैं, तो सरकार के ट्रेजरी फंड, मतलब उनके जो आपके जो फंड्स हैं, उस फंड्स में वो पैसा इकट्ठा होता है, जो फंड बाद में या कभी और किसी प्रोजेक्ट या देश को डेवलप करने के काम आता है। तो इनका प्रॉफिट भी एट द एंड वेलफेयर ही होता है, इनका प्रॉफिट भी एट द एंड वेलफेयर ही होता है। बट वो वेलफेयर के चक्कर में ये लोग प्रॉफिट भी कई बार अर्न नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जब मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता तो आराम से गाड़ी चल रही है तो चलने देते हैं। प्रॉब्लम इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया और फिर ये बात जो समझी गई कि बहुत सारे जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर लॉस मेकिंग। क्या है? लॉस मेकिंग। बहुत ही स्लो काम हो रहा है, बिना एम्बिशन के काम हो रहा है। जैसे बीएसएनएल हो या कोई ऐसे कोई अगर बड़ी बड़ी ब्रांड्स हो। अब प्रॉब्लम यह है कि बड़ी बड़ी जितनी भी ब्रांड्स हैं, जितने भी आपने नाम सुने आपके गवर्नमेंट कंपनीज, उनको प्राइवेटाइज करने का या किसी और को बेचने का या बंद करने का पर्पस यही था कि जेब से पैसा लग रहा है तो इससे अच्छा कि भैया ना लगाएं, जेब से पैसा लग रहा है इससे अच्छा ना लगाएं, खुद ही भैया इसको बेच देते हैं कि इसकी जगह पे कोई और आगे काम कर लेगा, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कर दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपना काम बहुत ही गवर्नमेंट जो सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज थी, उनको जो है यहां पे बहुत ही ज्यादा पुअरली परफॉर्म किया जा रहा था, यह हमें देखने को मिल रहा था। एक्सेप्ट फॉर फ्यू, कुछ को छोड़कर पब्लिक एंटरप्राइजेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। जिस मकसद से लेके आए थे इनको, अच्छा लाया किस मकसद से था? लाया इस मकसद से था कि 1950s के टाइम पे, 1950s और 1990 के बीच में इनफ कैपिटल नहीं था। इनफ कैपिटल नहीं था किसके पास? प्राइवेट सेक्टर के पास। किसके पास इनफ कैपिटल नहीं था बच्चे? प्राइवेट सेक्टर के पास। प्राइवेट सेक्टर बेटा खुद से इतना पैसा लगा नहीं सकता क्योंकि है नहीं इतना, और देश अभी अभी आजाद हुआ, इतना लूट मची हुई थी देश के अंदर ब्रिटिशर्स के होने के टाइम पे कि उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं कि भैया हम इन्वेस्ट कर सके। हमारे पास पैसे की इतनी कमी है, पैसों की इतनी कमी, और इतनी कमी में हम क्या कौन सी इंडस्ट्री खोल पाएंगे? और मान लीजिए उस इंडस्ट्री को डेवलप करना है, ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो उतना तो पैसा है ही नहीं। तो सरकार ने बोला काम करो, तुम रहने दो, हम कर लेते हैं। अब इस चक्कर में प्राइवेट सेक्टर एंगेज्ड ही नहीं था। 1990s में हमने सोचा कि इसको ले आते हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है, ये तो चला लेंगे। पर यही डिसअपॉइंटिंग फैक्ट था, यही हमारा डिसअपॉइंटिंग फैक्ट था कि जिस पर्पस के लिए इनको लाया गया था उस पर्पस पे पूरी तरीके से उतर नहीं पाए या पूरा नहीं कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या? पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस। दूसरा, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बोलता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है भैया इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम यहां पे सामान का, सर्विस का, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का, कैपिटल ट्रांसफर्स का हम जो है किसी ना किसी वे में या तो इनफ्लो करते हैं कोई भी चीज या सर्विस का, या कोई आउटफ्लो करते हैं और उसके बदले में कुछ फॉरेन एक्सचेंज मनी को खर्च करते हैं। अब बेटा जैसे कि देयर वॉज अ शार्प राइज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट्स में काफी शार्प राइज देखा गया था। क्या हुआ कि भैया हमारे यहां पे इंडिया में इंपोर्ट्स के ऊपर काफी शार्प प्राइस देखा गया। देयर वॉज ओनली स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यू टू लो क्वालिटी एंड हाई प्राइसेस ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब क्या हुआ बेटा, जरा बात ये ध्यान से सुनना आप लोग। जब बात आई ट्रेड करने की, बैलेंस ऑफ पेमेंट लिख देता हूं यहां पे मैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब तुम्हें एक चीज समझना बेटा, इनफ्लो आउटफ्लो लिख देता हूं मैं, इनफ्लो है ना, चलो छोड़ो, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लिख रहा हूं मैं, छोड़ो। अब क्या होता है बेटा, बेसिकली मैं अगर तुम्हें एक चीज बताऊं, हमारे प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे यहां पे दो तरह की चीज होती है, एक कि पैसा आ रहा है और दूसरा पैसा जा रहा है। तो जब पैसा आता है, चलो लिख ही देता हूं, इनफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो रहने ही दो, चलो छोड़ो, तुम लोग फिर पूरा अकाउंट बनाना सीखोगे। अकाउंट बनाना पहले सीखो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जगह पे, इसी के बाद ही जाके मैं तुम्हें समझाऊंगा।
अब ये बस इतना समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आना या जाना लगा रहता है किसका, अमाउंट्स का। अब क्या होता है, कुछ जगह पे कुछ अमाउंट्स होते हैं, है ना, कुछ पैसा आया, कुछ पैसा गया, कुछ पैसा गया, कुछ पैसा आया। अब होता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जब इंडिया की बात करें तो 1950 से 99 के टाइम पे, 1950 से 99 के टाइम पे प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए। क्या बढ़ गए, इंपोर्ट्स बढ़ गए। अब बेटा अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इंपोर्ट्स बढ़ा दी कितने, मतलब मान लो 100 करोड़ के इंपोर्ट हो गए, मैं 100 करोड़ तक का सामान जो है मैं बाहर देश से बुलवाता हूं, क्योंकि मेरे देश में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है मिलना मुश्किल होता है, प्लस ऑल्सो थोड़ा सा कॉस्टली भी है, क्योंकि सब लोग हाथ से बनाते हैं, मशीनरी से नहीं बनाते, तो पैसा ज्यादा चार्ज करते हैं। यहीं पे मुझे बाहर का सामान जो है सस्ते में मिलता है। तो हमने क्या किया, इसी सोच के चक्कर में 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इंपोर्ट्स पे, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा इतना एक्सपोर्ट जो है हमारा क्वालिटी वाइज इतना अच्छा नहीं है, प्लस उसकी प्राइसेस इतनी हाई है कि बिक ही नहीं पा रहा है। तो एक्सपोर्ट मान लो 20 करोड़ का हुआ, एक्सपोर्ट कितना हुआ, 20 करोड़ का हुआ। तो बेटा पैसा, अब इंपोर्ट में क्या होता है, सामान आता है पैसा जाता है, एक्सपोर्ट में सामान जाता है पैसा आता है। अब बेटा आपने खर्चा कर दिया 100 करोड़ और आपने जो कमाया कितना, 20 करोड़, तो बेटा 80 करोड़ का नुकसान हो गया ना, 80 करोड़ की कमी हो गई ना, डेफिसिट हो गया ना। 80 करोड़ का डेफिसिट हो गया कि नहीं, इसी चीज को शो करने के लिए मैं आपको लेके आया यहां पे। 80 करोड़ का डेफिसिट हो गया, मतलब क्या, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, देयर वाज अ शार्प राइज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट में एक बहुत शार्प राइज देखा गया और स्लो ग्रोथ देखी गई एक्सपोर्ट्स के अंदर, ड्यू टू लो क्वालिटी, बहुत लो क्वालिटी की वजह से, और हाई प्राइस ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे इंडियन गुड्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थी कंपैरिजन किया जाए तो। ठीक है, ये चीज बेटा देखी गई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब होता है कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल लेवल, जनरल प्राइस लेवल। अच्छा, प्राइस लेवल में जनरली राइज होता जा रहा है, उसे हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर बोलते हैं। बेसिकली महंगाई की अगर बात करें तो भैया आपकी प्राइस, मान लीजिए कोई भी परचेजिंग पावर होता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की अगर मैं बात करूं, महंगाई, महंगाई बेटा तुम पेट्रोल से देख सकते हो, महंगाई तुम दूध से देख सकते हो, महंगाई तुम ऐसी चीजें जो कि बेसिक नेसेसिटीज के बराबर हैं, उसकी जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो अपन महंगाई को डिनोट कर रहे होते हैं। बेटा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की प्राइस अगर और बढ़ जाएगी तो उससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब बेसिक नीड्स की खाना पीना, रोटी चावल, ये सब जो है बेटा बहुत बेसिक नीड्स में आता है, और ये बेसिक नीड्स ही अगर आपकी पूरी नहीं हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ही ज्यादा एक ऐसी इकोनॉमी में रहना पड़ रहा है जहां पे आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत है। दैट इज वाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। आप महंगाई पे हर चीज खरीदोगे या बहुत ज्यादा सस्ते दाम पे हर चीज खरीदोगे तो दोनों ही एस्पेक्ट से बेकार है। महंगा है इसलिए कस्टमर से कोई, दुकानदार से कोई खरीद नहीं रहा, सस्ता है तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो दोनों में ही नुकसान है, दोनों में ही नुकसान है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट क्लियर। फॉल इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब क्या हुआ बेटा, जब तुम 100 करोड़ के इंपोर्ट करोगे, 100 करोड़ के इंपोर्ट्स करोगे, मतलब सामान बाहर से आ रहा है 100 करोड़ रुपए तक की वैल्यू का, 100 करोड़ रुपए वैल्यू तक का बाहर से सामान आ रहा है, और एक्सपोर्ट में और ये पैसा देना पड़ रहा है हमें। सामान बाहर से आ रहा है तो पेमेंट यहीं से होगी, और एक्सपोर्ट में सामान जा रहा है, पैसे वापस आ रहे हैं। मान लो पैसे जो है 20 करोड़ ही वापस आ रहे हैं, पैसे जो है सिर्फ कितना ही रहा है कि 20 करोड़ का सामान आ रहा है वापस। तो एक बात ये क्या समझ आई कि भैया जो डेफिसिट है ना, हम अपने, अब ये देखो मैं 100 करोड़ रुपए बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, 100 करोड़ रुपए, लेकिन बेटा जब मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो यही चीज और कम हो जाएगी ना, यही चीज और कम हो जाएगी, यही चीज और कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी, अगर 80 से मैंने हटा दिया तो कितना होगा, 80 करोड़ डॉलर।
सॉरी 80 करोड़ डॉलर नहीं, मतलब थोड़ा और कम आएगा, है ना। मैं तुम्हें अगर फिर भी अगर एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं कितना आएगा, तो 100 करोड़ में से तुम अगर 80 डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा मतलब 1,25,000 मतलब कितना कन्वर्ट करोगे, 80 रुपए के हिसाब से $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। अगर मैं ये रेट लेके चलूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ कितना खर्च कर रहा हूं, ये देखना अमाउंट देखना, तो $1,25,000 $1,25,000 इसने क्या किए, 100 करोड़ रुपए दिए, $1,25,000 जो रिजर्व में रखे होंगे वो खर्चा हो गए, मतलब ये क्या हो गए, स्पेंड हो गए, स्पेंड, भेज दिए, कन्वर्ट करके पैसा भेज दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूएस से डील करोगे तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। परंतु एक्सपोर्ट्स में क्या हुआ बेटा, एक्सपोर्ट्स में ये हुआ कि हमारा मान लीजिए 20 करोड़ तक का सामान है ना, 20 करोड़ में आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं 20 करोड़ का भी अगर हिसाब किताब निकाल के बताऊं आपको, तो 20 करोड़ का आपका आ जाएगा बेटा कुछ $25,000 के आसपास, $25,000 के आसपास, $25,000 गोइंग टू बी 20 करोड़, $25,000, $25,000, नहीं रुको, नो, मैंने एक चीज गलत बोली मैंने, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, $1,25,000 नहीं है ये $1,25,00,000 है। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको अमाउंट जो है भले ही गलत बता दिया हो, लेकिन आप समझ जाना मैं $1,25,00,000 की बात कर रहा हूं और यहां पे $25,00,000 की बात कर रहा हूं, यहां पे $25,00,000 की बात कर रहा हूं और यहां पे $1,25,00,000 की बात कर रहा हूं। इतना कम थोड़ी है यार, $25,000 जैसे ही मैंने सुना मेरा दिमाग खनक गया यार कि $25,000 में तो कुछ नहीं होता, $25,00,000 में फर्क पड़ता है। मैं वैल्यू करोड़ की जगह लाख में यूज करने लग गया था, जो कि मेरी गलती है, मैंने मान लिया। अब तुम देखो, तुम क्या है, 1,25,00,000 जो है बाहर भेज रहे हो और वहां से कितना आ रहा है, सिर्फ 25 लाख, मतलब कितना, $1 करोड़। अगर इसका डिफरेंस भी निकालूं तो बेटा $1 करोड़ का डिफरेंस है। $1 करोड़ मतलब कितना होता है, $1 करोड़ को अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा 80 करोड़ आता है, जो कि हमारा रुपीज हो जाता है। 80 करोड़ आता है जो कि हमारा कमी है ना, जितनी कमी है वो हमारा रुपीज हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, 100 करोड़ में से 20 करोड़ गए तो बचते 80 है ना, लो हेंस प्रूव्ड। तो कैसा हुआ देखो, रिजर्व में से $1,25,00,000 चले गए और आए कितने, 25 लाख, तो मतलब $1 करोड़ हमारे पास कम पड़े, तो फॉरेन एक्सचेंज भी ऐसे गिरने लगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइंड टू अ लेवल दैट वाज नॉट अडेप्टेड टू फाइनेंस इंपोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज डिक्लाइनिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन हो रहा था एक लेवल तक, दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस, जबकि वो फाइनेंस करने के लिए एडुकेट नहीं था। इंपोर्ट्स फॉर मोर देन 2 वीक्स, बेसिकली 2 हफ्ते तक का खाना बुलवाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए आपके पास पैसे थे बस। देश की वो हालत हो गई थी कि सिर्फ मात्र 15 दिन तक का, 14 से 15 दिन तक का बाहर से सामान बुलवा सकते थे, इतना ही पैसा था हमारे पास। फॉरेन एक्सचेंज में सिर्फ इतना ही पैसा था कि सिर्फ 15 दिन का खाना बुलवा सकते थे। ऐसी कंडीशन हो गई थी हमारी। चलिएगा गाइस, जरा देखिए इसको। चलो जी बेटा, चालू करें नेक्स्ट पॉइंट, जरा देखें। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। हमारे ऊपर काफी ज्यादा डेट था। डेट किस सेंस में बेटा, हमारे पास कई सारी तरह से कर्जा था देश के ऊपर। The expenditure of the government was much higher than the revenue। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि अगर हम लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया इंपोर्ट्स पे और बहुत ज्यादा कम पैसा कमाया एक्सपोर्ट्स पे, तो यार ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप 100 करोड़ खर्च कर रहे हो
और 20 करोड़ कमा रहे हो तो बाकी के 80 करोड़ जा कहाँ रहे हैं? तो आपके ऊपर कर्जा ही होगा, हाँ या ना? तो बस उसी कर्जे की अपन यहां बात कर रहे हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वॉज मच हायर देन द रेवेन्यू। जो खर्चा है सरकार का वो बहुत ज्यादा है रेवेन्यू से। गवर्नमेंट हैड टू बोरो मनी, सरकार को मनी बोरो करना था। किससे? बैंक से। बैंक से मनी बोरो करना पड़ा, पब्लिक से करना पड़ा और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करना पड़ा। जैसे कि आपका आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक। इनके द्वारा आपको जो है कई सारे तरहों से आपको जो है इनको पैसा जो है आपको बेटा जनरेट करना, सॉरी नॉट जनरेट बट आपको पैसा उधार करना पड़ा, उधार लेना पड़ा। बेटा अगर आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो और इनकम कम है और खर्चे आपके रुक नहीं रहे तो बेटा खर्चे तो हो रहे, लाइक मनी तो एक्चुअली स्पेंड हो रहा है, पर वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है आपका लोन से। आप बैंक से लोन ले रहे हो, पब्लिक से ले रहे हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, मतलब आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे लोन ले रहे हो। तो बेटा देश के ऊपर ना बर्डन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कर्जे में ही कर्जा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर एनी कंट्री। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट के अगर अंदर देखा जाए, गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू। सरकार जो है वो सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस। फ्रॉम कैसे सोर्सेस बेटा? फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस सच एज टैक्सेशन, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा। जैसे कि इन एफिशिएंट मैनेजमेंट की अगर बात करें, द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल, गवर्नमेंट एबल नहीं थी टू जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू, सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस से हम लोग सफिशिएंटली रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे, सच एज टैक्सेशन, टैक्सेशन की बात हो कि अपना ये रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर की बात हो, पब्लिक सेक्टर से रन कर रहे हो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर भी तो पैसा कमा रहा है ना, टैक्स से भी पैसा वसूल हो रहा है, तो पैसा जो है ना ढंग से आ नहीं पा रहा है देश के अंदर। क्योंकि आप बेटा प्राइवेट सेक्टर को अगर काम करने नहीं दोगे, पब्लिक सेक्टर ही काम कर रहा है मेजर सेक्टर्स में, तो आप कितनी इनकम जनरेट कर पाओगे? ज्यादा इनकम जनरेट कर नहीं पाओगे, और ज्यादा इनकम जनरेट नहीं करोगे तो टैक्स कैसे वसूल करोगे, राइट? चलिए जरा देखिए इसको एक बार। चलिए जी चालू करते हैं बेटा, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करो या वर्ल्ड बैंक की बात करो, हमने क्या किया बेटा, हमारे 1991 के इंडिया के अंदर जो क्राइसिस हुए उसने फोर्स किया, इंडिया वाज फोर्स इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प। हमें फाइनेंशियल हेल्प की काफी जरूरत पड़ी फ्रॉम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और वर्ल्ड बैंक से। इंडियन गवर्नमेंट रिसीव्ड 7 बिलियन एज लोन। इंडियन गवर्नमेंट ने 7 बिलियन लोन लिया। लोन क्या लिया बेटा? 7 बिलियन का लोन लिया। हमारे किसने? इंडियन गवर्नमेंट। चलो जी जरा देखते हैं क्या बोल रहे थे अपन कि फाइनेंशियल हेल्प जो थी हमें चाहिए थी इंडिया को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से, जो भी अपन ने बात करी थी, डिस्कशन किया था। इंडियन गवर्नमेंट रिसीव्ड 7 बिलियन एज लोन। इंडियन गवर्नमेंट ने 7 बिलियन लोन की तरह रिसीव किया, लोन लिया 7 बिलियन का। फॉर अवेलिंग द लोन, लोन को अवेल करने के लिए दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय। अब क्या बोला बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना ये काफी वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं और इनने जो अपना आइडिया रखा कि हम आपको लोन दे तो रहे हैं लेकिन ये लोन आप भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे वो हमें डाउटफुल है। तो हमारी ये कंडीशन है, हमारी कंडीशन ये है कि अगर आप लोन दे रहे हो तो लोन जो है वो होना चाहिए 7 बिलियन का, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी जो है वो ओपन होनी चाहिए कि सबके साथ ट्रेड कर सके। दूसरी बात, आप लिबरलाइज करो, सरकार अकेले काम नहीं करेगी, लिबरल हो जाओ थोड़े से। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि ये नहीं काम कर सकते, वो नहीं काम कर सकते, बिना लाइसेंस के काम नहीं कर सकते, बिना परमिट के काम नहीं कर सकते, ऐसी कई सारी चीजों को अबॉलिश कर दिया जाए
और सीधा सीधा फोकस किया जाए सिर्फ एकमात्र चीज, जो कि है आपका इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे लेकर जाना। फिर आया रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज। बहुत सारे एरियाज में किसका रोल कम कर दो? सरकार का रोल कम कर दो, सरकार का रोल कम कर दो बहुत सारे एरियाज में। रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में सरकार का रोल जो है थोड़ा कम कर दो। रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करो। रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कि ट्रेड हटा दो, ट्रेडिंग हटा दो, आप जो ट्रेड का एस्पेक्ट है वो हटा दीजिए। रिमूव ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स, ट्रेड का कोई भी रिस्ट्रिक्शन हो वो हटा दीजिए, ग्लोबलाइज कर दीजिए। ऐसा ना हो कि ये सामान नहीं बेच सकते, इस देश में नहीं बेच सकते, इस देश से ये सामान नहीं ला सकते, सब हटा दो, फ्रीली ट्रेड करने दो। हाँ, कुछ इलीगल एक्टिविटीज जो हैं, जो कि सामान का ट्रेड नहीं होना चाहिए, वो ना हो, बट एथिकली जो जो चीजें ट्रेड की जा सकती हैं उनको अलाउ की जाए सारे देशों के साथ, वो चीजें लाइए। और अपना एक लास्ट क्या था? इंडियन अग्रीड टू द कंडीशन ऑफ इंडिया अग्रीड टू कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की कंडीशन से उन्होंने अप्रूव किया, अग्री किया, और इंटरनेशनल मॉनेटरी के फंड से भी इन्होंने ये चीज को अप्रूव किया कि भैया ठीक है हम कर देंगे जैसा आप कह रहे हो। एंड अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अनाउंस किया, जिससे कि आया हमारा 1991 टू बी प्रिसाइज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में और जानकारी लेंगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में। बेटा ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर KG 1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस एकदम है फ्री, नथिंग एक्स्ट्रा चार्ज, जस्ट फ्री फ्री फ्री। तो बेटा CBSE इंग्लिश मीडियम हो, क्रैश कोर्स हो, आपका CBSE इंग्लिश मीडियम हो, क्रैश कोर्स हो, स्पोकन इंग्लिश हो, CUET हो, NTSC हो, ओलंपियाड जी क्यों ना हो, हिंदी मीडियम के लिए हमने एक अलग चैनल भी बनाया है, तो आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे हिंदी मीडियम से रिलेटेड सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप भले यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर, CBSE बोर्ड से हो, डजंट मैटर, आप इधर आ गए, आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरीवन। इसीलिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके YouTube चैनल पे KG 1 से लेकर 12 तक की आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, दैट टू ऑल्सो फॉर फ्री। फिर भले ही आपका कोई iPad हो, कोई भी आपका मोबाइल फोन हो, कोई भी आपका लैपटॉप ही क्यों ना हो, अगर आपके पास इंटरनेट है और आपके पास ये डिवाइस है, आप किसी भी समय दुनिया की किसी भी कोने से मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट और उसके YouTube चैनल पे फ्री वीडियोस देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट की। बेटा उसके साथ साथ ई नोट्स और ई बुकलेट्स भी अवेलेबल हैं। जो ई नोट्स और ई बुक्स है, ये ई नोट्स और ई बुक्स आपको काफी ज्यादा फायदा देंगे, क्योंकि टीचर्स द्वारा बनाई जाती हैं ये ई नोट्स ई बुक्स। जो टीचर बनाकर देता है, जो लिख कर देता है, वो एकदम प्रिसाइज होता है। जब बच्चे उस चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, याद रहता है कि आपने कैसे प्रेजेंट किया था। जब वो चीज आप वापस पेपर में करके आते हो तो नंबर कटने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं और आपके 100 में से 100 और 95+ % आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। बेटा 95+ % लाना और 100 में से 100 लाना इधर आने वाली बात है। बेटा 11 मिलियन से ज्यादा का चैनल है और लगातार आपकी वीडियोस यहां पर छपेगी, लोगों को दिखेगी, बहुत ही प्राउड मोमेंट वाली बात है। तो सब लोग मेहनत करें। ऐसे नोट्स अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को प्रेस करके आप नोट्स को अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहें तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अगर फॉलो करना चाहें तो वो है YouTube, Facebook, Instagram, Twitter एंड Telegram पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।